हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मजीद वीडियो से बाखबर रहें और आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस मैंने पिछली वीडियोस में बताया था सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टेटमेंट जिस ऑर्डर में लिखी जाती है वो बगैर किसी रेपिटेशन के और बगैर किसी स्टेटमेंट को दरमियान से छोड़े एक तरतीब से चलता है। हर स्टेटमेंट एक दफ़ा रिपीट होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें सिर्फ मैंने सी आउट की कमांड यूज़ की है, 4 दफ़ा मैंने डिस्प्ले करवाया है। सी आउट एक नाम करवा दिया, सी आउट दूसरा नाम, सी आउट तीसरा नाम, सी आउट चौथा नाम। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इसमें ना मैंने कोई लूप इस्तेमाल किया है, ना मैंने सिलेक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ना मैंने इसके अंदर रेपिटेशनल स्ट्रक्चर यूज़ किया है, यानी कि ना ही मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है, ना ही मैंने कोई लूप लगाया है। तो ये क्या करेगा, बगैर किसी रेपिटेशन के और बगैर किसी स्टेटमेंट को छोड़े हुए, स्किप किए बगैर, ये मेरी स्टेटमेंट्स जिस ऑर्डर में लिखी है उसी तरह एग्जीक्यूट होती जाएंगी। यानी पहले यूसुफ लिखा तो यूसुफ प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फैजान, उसके बाद शहजाद, उसके बाद हमजा, बगैर किसी स्टेटमेंट को छोड़े और रिपीट किए बगैर ये मेरा स्ट्रिप प्रोग्राम चल जाएगा। पहले यूसुफ प्रिंट हो गया, दूसरा फैजान, तीसरा शहजाद, चौथा हमजा। ठीक है, इसमें ना ही कोई स्टेटमेंट रिपीट हुई है, ना ही इसके अंदर वो स्कीपिंग हुई है, कोई भी स्टेटमेंट छोड़ी भी नहीं गई है। दूसरा हमारे पास होता है सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। उसमें हम कोई डिसीजन लेते हैं और हम उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। भाई अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो हम इस उसको यानी कि एक सेट ऑफ कोड को वो कर देंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम दूसरे सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा देंगे। उसके लिए हमारे पास होता है इफ एल्स का स्ट्रक्चर। इफ एल्स कंडीशन होती है हमारे पास, तो इफ के अंदर हम पहले कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसके वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा देंगे। अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो चलते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं कहता हूं इंटर एज इंटर करे बंदा। अगर एज 18 से ऊपर है तो वो प्रिंट कर दे आप वैलिड हो, और अगर एज 18 से कम है तो वो आपका प्रिंट कर दे आप वैलिड नहीं हो। यानी कि अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो प्रिंट कर दे, जो काम करना है वो उस प्रोग्राम को चलाएगा। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो एल्स वाली कंडीशन को चलाएगा। जैसे मैं करता हूँ सी आउट, मैं मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं कहता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ एज, एंटर एज कर दे। ठीक है, और एंटर एज कर देगा। इसके बाद मैं कहता हूँ मेरे पास एक वैल्यू है इंटीजर टाइप का, मेरे पास वेरिएबल है जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ जो ये वैल्यू इनपुट करेगा वो ए को दे दे, जो वैल्यू इनपुट करेगा वो ए को दे दे। ठीक है, असल में मैं सी आउट के बाद दस्ती ये लिख देता सी इन ए, तो ये सी इन ए कर देता, लेकिन ए को यूज करने से पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है। सी प्लस प्लस में कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो उसको डिफाइन किया जाना जरूरी है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो पहले लेक्चर को सीख लीजिए ताकि आपको सी आउट सी इन वगैरह के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाए, किस तरह यूज करते हैं, क्या करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक वेरिएबल लेगा, उसमें सी इन इसको वैल्यू जो भी असाइन करेगा, जो भी वैल्यू हम देंगे ये ए को असाइन कर देगा। सी इन का काम होता है वैल्यू लेकर सामने वाले वेरिएबल को देना। ठीक है, अब ये क्या करना, मैं ए पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, ए पे कंडीशन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी कि अगर ए 18 से ऊपर या 18 के वो बराबर है तो ये क्या करेगा, ये सी आउट कर दे कि आपकी एज जो है वैलिड है, एज इज वैलिड। ठीक है, एज इज वैलिड कर देगा। और एल्स में मैं कह दूंगा, एल्स का मतलब है एज 18 से कम, 18 के बराबर या फिर 18 से ज्यादा नहीं है, 18 के बराबर या 18 से ज्यादा नहीं है। तो इसका फिर यानी कि इसका मतलब 18 से कम है, तो उसमें वो क्या करे, मैं कह देता हूं सी आउट कर दे एज इज नॉट वैलिड, एज जो होगी वो वैलिड नहीं रहेगी। एंड एल, तो अब जब भी मैं ए को कोई वैल्यू असाइन करूंगा तो ये क्या करेगा, ए पे चेक लगाएगा, ए पे कंडीशन देखेगा, ए क्या होना चाहिए, 18 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर 18 से बड़ा या बराबर होगा तो ये इसके बाद वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा। ये तो मैंने सिंपल सा प्रोग्राम किया है, तब आपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करने पड़ेंगे तो वो आप कर लेना, लेकिन ये मैं समझाना चाहता हूँ कि जब भी इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये इफ के बाद जो भी लिखा होगा उसमें डेलीमीटर्स के अंदर, ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। कुछ रिटर्न करवाना होगा तो रिटर्न करेगा, कोई मैनिपुलेशन करनी होगी यानी कि
कि कोई हमने ऑपरेशन करने होंगे अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल कुछ भी ऑपरेशन करना होगा तो वो ऑपरेशन करेगा। मैंने सिंपली इसमें बस सी आउट करवा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने सिर्फ लॉजिक समझना है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये इफ के बाद जो डेलिमीटर्स के अंदर लिखा गया है इसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हुई तो ये क्या करेगा, एल्स वाली कंडीशन को एल्स के अंदर जो मेरे पास डेलिमीटर्स के लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, ये कहेगा एंटर एज, एज एंटर करो। मैं एज एंटर कर देता हूं, मैं कह देता हूं 6, तो ये क्या करेगा, एज इज नॉट वैलिड, एज इज नॉट वैलिड इसने कह दिया। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, ये कहता है एंटर एज, फिर मैं लिख देता हूं मेरी एज जो है भाई 45 है, तो ये क्या करेगा, एज इज वैलिड, क्योंकि अब 18 से अबव है ये। इसी तरह 18 के लिए भी ये यूं ही करेगा। मैं कह देता हूं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूं, एज, अब ये दोबारा फिर कहेगा एंटर एज, मैं एज एंटर कर देता हूं 18, तो भी ये कहेगा एंटर एज इज वैलिड। ठीक है, जो यानी कि कंडीशन जिस चीज पे हमने लगाई है अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसके बाद वाले ब्रैकेट्स के अंदर जो ये लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, एल्स वाले पोर्शन में चल जाएगा, एल्स वाली कंडीशन चला देगा। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू तो इफ वाले उसमें जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाले प्रोग्राम को चलाएगा, एल्स के अंदर जो प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखी होगी उसको लिखेगा। ये तो अब हमने किया एक कंडीशन पे स्टेटमेंट लगाई है। ठीक है, ये एक कंडीशन में लगाई। अब मैं कहता हूं एक से ज्यादा कंडीशन भी हमारे पास हो सकते हैं, उसके लिए हम करते हैं एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो उसके लिए मैं कह देता हूं, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, 4 टाइप का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, 4 टाइप का वेरिएबल ए। ठीक है, इसमें मैं कोई ना कोई करैक्टर लिखूंगा। 4 टाइप का मतलब होता है कोई करैक्टर आएगा इसके अंदर, जो भी आएगा। तो मैं कह देता हूं सी आउट करे, मैं ये मैसेज शो कराना चाहता हूं कि भाई एंटर फर्स्ट, एंटर करैक्टर, एंटर करैक्टर, कोई करैक्टर एंटर करे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास अगर ए है, ए अगर मेरे पास करैक्टर वो ए को इनपुट कराए, ए को इनपुट करवाएगा तो मैंने क्या करना है, ए फॉर एप्पल प्रिंट कर दूंगा। अगर वो बी को इनपुट करवाएगा तो मैं कह दूंगा बी फॉर बॉल, और सी को करवाएगा तो मैं कह दूंगा कार, सी फॉर कार, और अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, करैक्टर इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो अब मेरे पास कितनी कंडीशनें बनाई हैं, अगर ए इनपुट करवाएगा तो ए फॉर एप्पल, बी इनपुट करवाएगा तो बी फॉर बॉल, और सी करवाएगा तो सी फॉर कार। यानी कि 3 कंडीशनें मैं लगाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज करूंगा। तो ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बताया। इसी तरह हमारे पास ज्यादा कंडीशनें भी होती हैं जब हमने, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसमें हमने एक से ज्यादा कंडीशनें यूज करनी होती है, तो उसके लिए हम इफ और एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब सिंपल प्रोग्राम की आपने वर्किंग समझनी है। मैं कहता हूं इफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू एक 4 टाइप का मैंने वेरिएबल लिया, तो 4 टाइप जो वेरिएबल होता है वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है सिंगल कोट्स के अंदर। 4 टाइप का वेरिएबल इसके अंदर लिखा जाता है। यानी कि मैं चाहता हूं ए को मैंने कंपेयर करना है, एक ही टाइप के वेरिएबल हमेशा कंपेयर हो सकते हैं। यानी कि अगर मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है तो उसका मैं कंपेरिजन हमेशा इंटीजर से ही करवाऊंगा, ना कि मैं किसी स्ट्रिंग से करवाऊंगा। और अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिया तो स्ट्रिंग से ही करवाऊंगा, ना मैं उसको किसी 4 टाइप से करवाऊंगा, ना ही मैं उसको इंटीजर टाइप से करवाऊंगा। अब चूंकि मैंने 4 टाइप का वेरिएबल लिया है तो मैं उसका कंपेरिजन भी 4 टाइप से ही करवाऊंगा। यानी कि अब मैंने अगर ए को चेक करना होगा तो मैं ए पे जो भी कंडीशन, ए को अगर मैं चेक करना चाहता हूं ये इक्वल है या फिर लेस देन और इक्वल टू है, तो मैं करैक्टर टाइप ही कोई लूंगा। मैं कहता हूं इफ ए इज इक्वल टू करैक्टर ए के, तो ये क्या कर दे, सी आउट कर दे, सी आउट कर दे एप्पल, APPLE एप्पल। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन लगा देता हूं एल्स इफ अगर ये नहीं है, दूसरी कंडीशन मैं कहता हूं अगर b इज इक्वल, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, b इज इक्वल, a इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए की वेरिएबल है ना उसी को देखेंगे, वो a इज इक्वल टू ए बराबर है मेरे पास b करैक्टर के बराबर है, तो ये क्या कर दे, सी आउट कर दे, सॉरी ये जो डेलिमीटर्स है ये इससे ब्रैकेट से बाहर ही आएंगे। तो मैं क्या करता हूं, सी आउट कर दे, बी फॉर बॉल प्रिंट करना था मैंने बॉल कह दिया। ठीक है, और एंड एल कर दे। और तीसरी मैं कंडीशन लगा देता हूं एल्स इफ ए इज इक्वल टू करैक्टर सी के, ए इज इक्वल टू करैक्टर सी, तो ये क्या कर दे, सी आउट कर दे, सी फॉर कार, कार आउट कर दे। ठीक है, और इससे ज्यादा भी आप जितनी कंडीशन लगाना चाहेंगे एल्स इफ यूज करते जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी 3 कंडीशनें मैंने बताई है भाई, एक से ज्यादा के लिए करना था, अब ज्यादा टाइम हमारा ज़ाया हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ 3 कंडीशनें यूज किया। एल्स क्या कर दे, करैक्टर इज नॉट वैलिड। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं लगानी होती है, एल्स सिर्फ हमारा बगैर कंडीशन के होता है। ये किस लिए होता है कि भाई अगर हमारी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ठीक, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स वाले पोर्शन में चला जाता है।
ठीक है। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये इन तीनों में से जो सा कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद वाली ब्रैकेट चलेगी, उसके बाद वाली सेट ऑफ कोड चलेगा। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन तीनों में से सेटिस्फाई ना हुई तो वो क्या करेगा, एल्स पे चला जाएगा। और वो सी आउट मैं कहता हूं, जब कोई भी इन तीनों में से ना हो तो मैं कह देता हूं कि करैक्टर इज नॉट वैलिड, करैक्टर जो है इज नॉट वैलिड, करैक्टर इज नॉट वैलिड। ठीक हो गया। अब मैं प्रोग्राम को रन करने लगा हूं। एंटर करैक्टर इज नॉट वैलिड ए चार टाइप का ए। सो जब हमने वेरिएबल पे जब हमने वो लगानी है, कोई चेक लगाना है, तो उसके लिए हमें उसको वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी ना। मैंने सिर्फ इसको इनिशियलाइज किया है, जब हम वेरिएबल को सिर्फ इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है। जब हम वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करते, तो उसको कोई गार्बेज वैल्यू दे दी जाती है। तो इसको कोई ना कोई इसने C++ ने कोई गार्बेज वैल्यू दे दी थी। हमने चेक तो लगा दिया है, यानी कि कंडीशन तो लगा दिया, लेकिन इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं किया। तो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अब मुझे सी इन तो करना पड़ेगा ना कि भाई ए को कोई ना कोई वैल्यू दो, ए को कोई वैल्यू दूंगा फिर ही वो इसको चेक करेगा ना। अगर कोई वैल्यू नहीं देता तो उसने कोई गार्बेज वैल्यू अपनी तरफ से लेके कुछ भी वो दे देगा आउटपुट, या तो फिर एप्पल दे देगा या बॉल या कार या कुछ भी नहीं देगा। करैक्टर इज नॉट वैलिड। तो पहले मुझे ए को कोई ना कोई वैल्यू भी तो असाइन करना पड़ेगी ना, ये तो मैंने किया नहीं था, तो इस वजह से हमारे पास वो एरर तो नहीं आया था। खैर वो गार्बेज वैल्यू लेके उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया था। तो एंटर करैक्टर कह रहा है, मैं करैक्टर इनपुट करता हूं, मैं कह देता हूं करैक्टर मेरे पास ए है, करैक्टर क्या है, ए है। ये कह देगा ए फॉर एप्पल। ठीक है। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, मैं कह देता हूं मेरे पास करैक्टर जो इनपुट किया मैंने वो सी है, करैक्टर इनपुट करना है वो मैं कह देता हूं सी है। सी इनपुट किया तो इसने कार प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब ये सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी तो सी इसने वो कर दिया। और अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके मैं इन तीनों के अलावा कोई लिखता हूं, तो तीनों में से कोई भी कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये क्या करेगा, एल्स वाले पोर्शन में चल जाएगा। एल्स वाले पोर्शन में जो होगा ये वो काम कर देगा। एल्स वाले पोर्शन में मैंने लिखा था सी आउट कर दे करैक्टर इज नॉट वैलिड, तो इसने वो काम कर दिया। ठीक है। तो एल्स इफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आपने एक कंडीशन दी इफ में, अगर वो सेटिस्फाई होगी तो वो वाले स्ट्रक्चर चलेगा, वो वाले सेट ऑफ कोड चलेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी आप एल्स इफ एक और देंगे, उसके अंदर कोई कंडीशन दे देंगे, अगर वो सेटिस्फाई होगी तो वो वाला। इससे आगे एल्स इफ दिया, जोन से एल्स इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये वो वाली स्टेटमेंट वही सेट ऑफ कोड चलाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये क्या करेगा, एल्स वाले पोर्शन को चला देगा। ठीक है। तो